कैसे आप लोग? चलिए, लॉकडाउन में हम लोग क्लास को भी कंटिन्यू करते रहते हैं और आपका जो पिछला क्लास था वो हमने आपको मानव विकास सूचकांक पढ़ाया था। आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बहुत ही बढ़िया टॉपिक है और पेपर के हिसाब से तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो मस्त से पढ़िए और मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में समझा रहा हूँ। और अगर आप एक बार भी हमारा वीडियो देख भी लेते हैं पूरा अंत तक तो भी आपको ये टॉपिक विधिवत समझ में आ जाएगा। हम जो टॉपिक की बात करने जा रहे हैं वो हमारा है मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति, मतलब मॉनेटरी पॉलिसी और आपका फिस्कल पॉलिसी। देखिए यहां से इसके अंतर्गत जब हम पहले स्टार्ट करें मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी, तो मैं थोड़ी सी आपको जानकारी दे देता हूं। मॉनेटरी पॉलिसी जो है और फिस्कल पॉलिसी अर्थात मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति, दोनों जो नीति थी ना वो पहले कौन जारी करता था? वो भारत सरकार के द्वारा जारी होता था। लेकिन 1987 मतलब 1987 से ये दोनों को सिस्टम थोड़ा अलग किया गया। मतलब जहां मौद्रिक नीति अब आरबीआई जारी करती है और राजकोषीय नीति भारत सरकार के द्वारा बनाया जाता है। तो हम इसके अंतर्गत पहले आज जो बात करने वाले हैं वो हमारी होगी मुद्रास्फीति के बारे में। मतलब आज का जो टॉपिक होगा वो टोटल हम बात करेंगे मुद्रास्फीति के बारे में। यहाँ से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि मुद्रास्फीति क्या है, मुद्रास्फीति कैसे क्रिएट होती है, मुद्रास्फीति में समस्याएं कैसे आती है किसी देश के सामने, और मुद्रास्फीति को रोकने की क्या क्या उपाय है। ठीक है, चलिए तो हेडिंग आप लोग डाल सकते हो मुद्रास्फीति, जिसे इन्फ्लेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इन्फ्लेशन। अगर हम मुद्रास्फीति की बात करें तो आपने सुना होगा माल्थस का सिद्धांत। माल्थस ने जो सिद्धांत दिया था, माल्थस का सिद्धांत, माल्थस ने यह बताया कि किसी भी देश में उत्पादन जब बढ़ता है तो उसके हिसाब से उस देश में किस प्रकार से उसकी जनसंख्या बढ़ रही हो, और ये जनसंख्या ये बताता है कि उस देश की क्या स्थिति है उत्पादन के सापेक्ष। ठीक है, देखिए जैसे मान लेते हैं अगर हम यहाँ पे उत्पादन की बात करें और इसके साथ साथ जनसंख्या को समझें। अगर ये जनसंख्या और उत्पादन की बात करें, जैसे 22 लाख, आप मान लीजिए कि वर्तमान में 2020 चल रहा है, तो 2020 में हमने उत्पादन किया 2 केजी। इस परिवार को भी समझ सकते हैं आप, जैसे किसी भी परिवार को भी आप ले सकते हैं कि कौन से मतलब कोई परिवार है तो 2 केजी उत्पादन हुआ। फिर मान लीजिए कि यही 21 में 4 केजी हुआ, 22 में ये उत्पादन 6 केजी हुआ, 23 में ये उत्पादन 8 केजी हुआ, ऐसे करके। ठीक, उसके बाद 24 में ये उत्पादन 10 केजी हुआ, 25 में ये उत्पादन 12 केजी हुआ, 26 में ये उत्पादन 14 केजी हुआ, इस हिसाब से। और उस परिवार में 2020 में लोग कितना थे, तो इसको अगर ध्यान दे तो मान लीजिए 2 लोग थे। 2021 में कितने हो गए? 4 लोग। 2022 में कितना हो गए? 8 लोग। 2023 में कितना हो गए? 16 लोग। 2024 में कितना हो गए? 32 लोग। 2025 में कितने हो गए? 64 लोग। और 2026 में कितने हो गए? 128 लोग। इस प्रकार से इसको आप समझ सकते हैं। ठीक है, एक चीज आप ध्यान रखिएगा, आपके मन में एक प्रश्न बन रहा होगा कि इन्फ्लेशन से इसका क्या तात्पर्य है। देखिए मैं आपको इन्फ्लेशन समझाने के लिए ये बात आपको समझा रहा हूं। अब आप ये बताओ कि अगर किसी परिवार में 2 लोग थे तो उत्पादन अगर 2 केजी का होता था तो लोग भी कितने थे? 2 ही लोग। तो पर व्यक्ति पर कितना हो गया? 1 किलो। समझ गए? अब अगर हैं 4 लोग, अर्थात 4 केजी का उत्पादन है और उस परिवार में लोग कितने लोग हैं? 4 लोग, तो भी कितना पड़ा? 1-1 केजी।
अगर अब उस परिवार का उत्पादन है 6 kg और उस परिवार में लोग कितने हैं, 8 लोग, तो अब बताइए प्रति व्यक्ति कितना पड़ेगा, 1 किलो से कम हुआ ना। अब उस परिवार में 8 लोग, मतलब उस परिवार का उत्पादन 8 kg और उस परिवार में लोग कितने, 16 लोग, अब कितना पड़ा, आधा किलो। अब देखो वो उत्पादन किया परिवार 10 kg का और उस परिवार में कितने लोग हो गए, 32 लोग, अब वो आधा किलो से भी कम हो गया। अब उस परिवार में आगे देखते हैं, उत्पादन किया 12 kg का और अब उस परिवार में हो गए लोग 64 लोग, और भी कम हो गया। और अब उस परिवार का उत्पादन है 14 kg और उस परिवार में लोग 128 लोग, तो उससे भी बहुत ज्यादा कम हो गया। तात्पर्य ये बना, मेरे कहने का मतलब ये था कि जैसे जैसे हमारा उत्पादन इतनी स्पीड से नहीं बढ़ सकता है, उत्पादन एक सीमित होता है। उत्पादन किसी भी क्षेत्र का जो उत्पादन होता है ना, वो एक मैक्सिमम उसका सरकार के द्वारा निर्धारित होता है कि एक अगर उपजाऊ भूमि है तो इस उपजाऊ भूमि में इससे ज्यादा उत्पादन नहीं हो सकता। लेकिन जनसंख्या उसके हिसाब से देखिए कितनी तेजी से बढ़ रही है, मतलब अर्थमेटिकल मेथड से उस देश का उत्पादन या उस परिवार का उत्पादन तो बढ़ रहा है, लेकिन उसके घर के लोगों की जो संख्या बढ़ रही है वो जियोमेट्रिकल मेथड से बढ़ रही है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो प्रारंभ में यह समस्या समझ में नहीं है, क्योंकि 2 kg का उत्पादन था और उस परिवार में 2 ही लोग थे, तो वो नहीं समझ में आया। उसके अगले साल भी नहीं समझ में आया, क्योंकि 4 kg का उत्पादन 4 लोग। लेकिन धीरे धीरे ये समस्या क्रिएट होने लगती है, मतलब जनसंख्या तो बढ़ रही है लेकिन उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो उत्पादन नहीं बढ़ रहा है। मतलब अगर मार्केट में वस्तुओं का उत्पादन कम हो और उसके हिसाब से वहां लोग क्या करें, वहां लोगों को उस वस्तु के लेने की होड़ मच जाए, तो इससे एक बहुत बड़ी समस्या होगी। वो समस्या क्या होगी, जैसे मान लीजिए अगर एक बाजार आप गए सामान लेने के लिए, पूरे बाजार में 5 किलो टमाटर ही केवल, कितना टमाटर है, 5 किलो। अगर पूरे बाजार में 5 किलो टमाटर है, लेने वाले 50 लोग हैं और वह बेचने वाला व्यक्ति घर से सोच के आया कि 20 रुपए किलो हम बेचेंगे और 20 रुपए किलो पे तुरंत होड़ मच गई, तो वो व्यक्ति क्या करेगा, उसके मूल्य में वृद्धि कर देगा। उसके मूल्य में क्या करेगा, वृद्धि करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि वस्तु मार्केट में कम है और खरीदने वाले लोग ज्यादा हैं। एक समस्या ये क्रिएट होने लगे। जैसे आप मान लीजिए कि किसी वस्तु का मूल्य जो निर्धारित है वो 100 रुपए है, लेकिन वह वस्तु मार्केट में बहुत ही कम है। अगर वस्तु मार्केट में कम है और लेने वाले लोग ज्यादा पहुंच गए, तो वो जो बेचने वाला होगा ना, वो उस वस्तु को 100 रुपए के हिसाब से अगर देखा जाए तो वो 110 रुपए में भी बेच सकता है, 115 रुपए में भी बेच सकता है और 120 रुपए में भी बेच सकता है। क्यों बेच सकता है, क्योंकि उसके वस्तु की डिमांड बढ़ गई। डिमांड क्यों बढ़ी, क्योंकि मार्केट में वो वस्तु का मतलब वो वस्तु क्या है, कम है। जब वो वस्तु कम है और लेने वाले लोग ज्यादा हैं, तो उस वस्तु को खरीदने की होड़ मची, जिससे बेचने वाले व्यक्ति ने उस वस्तु की कीमत को बढ़ा दिया और हमने उससे ज्यादा पैसे देकर उस वस्तु को क्या कर लिया, खरीद लिया। इससे जानते क्या समस्या होगी, जिस वस्तु को हमें 100 रुपए उसका मूल्य था, उसके लिए हमने 110 रुपए, 115 रुपए और 120 रुपए तक हमने खर्च कर दिया। मतलब क्या किया, हमने मुद्रा की परचेसिंग पावर को कम कर दिया। मतलब मुद्रा की जो वैल्यू थी उसको हमने क्या किया, कम कर दिया। इससे समस्या क्रिएट हो गई। मतलब जहां जिस वस्तु पे हमको खर्च करना था 100 रुपए, वहां हमने क्या कर दिया, 100 रुपए के सामने हमने 115 रुपए तक खर्च किया, 120 रुपए खर्च कर दिया। तो अगर आपने उस वस्तु को 120 रुपए में खर्च किया, तो इसका तात्पर्य यह बनता है कि जो 100 रुपए की वस्तु थी, अब वो वस्तु 120 रुपए में आपने लिया, तो मतलब मुद्रा की वैल्यू को कम किया। इसका तात्पर्य यह हुआ
कि जो एक्स्ट्रा आपने 20 रुपए खर्च किया वही मुद्रा का इन्फ्लेशन हो गया, अर्थात 100 रुपए वर्तमान में कितना उस समय हो गया, 80 रुपए। समझ गए? अब देखिए यहां पे इसके बताने का तात्पर्य यही था, 2 केजी था, 2 ही लोग थे तो वो समस्या नहीं है, लेकिन जैसे जैसे क्या हो रहा है, उत्पादन तो सीमित हो रहा है लेकिन जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो यही जनसंख्या की इसको खरीदने की होड़ मचेगी, तो इससे इस वस्तु के मूल्य में वृद्धि होगी। इस वस्तु की कीमत आप मान लीजिए कि 100 रुपया था, लेकिन ये लोग इसको खरीदने के लिए 115 रुपए, 120 रुपए तक क्या कर देते हैं, खर्च कर देते हैं। इससे क्या होता है, मुद्रा की वैल्यू कम हो जाती है। इसी को बोलते हैं क्या, मुद्रास्फीति। समझ गए? जैसे आपको पता है कि अब अगर ऐसी हुआ तो इसको कम कैसे किया जाए। अब इसको कम करने के क्या उपाय हैं, तो आपके माइंड में तो एक कॉन्सेप्ट बन गया होगा कि इसको कम करने का उपाय यही है कि उत्पादन को बढ़ाया जाए। ये बात आप जो सोच रहे हैं बिल्कुल सही सोच रहे हैं कि इसके उत्पादन जनसंख्या के हिसाब से इसको मेंटेन किया जाए। अगर मेंटेन हम करते हैं तो इसके मूल्य में वृद्धि नहीं होगी, लेकिन आपको पता है व्यक्ति के पास जब पैसे ज्यादा होते हैं ना, तो उसका जब जेबा गर्म होता है तो वो तभी वो वस्तु को ज्यादा दामों पे खरीदता है। तो इसके लिए कुछ उपाय लगाए जाते हैं, और कुछ उपाय हमारे देश में साधारण तरीके से भी आप देख पाएंगे और एक आरबीआई के माध्यम से भी होता है। आरबीआई इसके लिए क्या करती है, अपने बैंक से संबंधित उसके कुछ प्रावधान है जिसमें वो सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, एसएलआर, इसके बाद आपका रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इस सब में क्या करता है, परिवर्तन करता है। आपको लग रहा होगा कि हम ये सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट ये क्या बोल रहे हैं, तो बैंक एक सिस्टम है उसका, उसके हिसाब से, क्योंकि देखिए एक चीज आपको समझ में आ गया कि अगर लोगों के पास पैसे ज्यादा होंगे तभी वो वस्तु को 100 रुपए से ज्यादा एक्स्ट्रा मतलब रुपए देकर खरीद रहे हैं। तो बैंक को लगता है कि लोगों के पास पैसे ज्यादा हैं, आरबीआई को लगता है कि लोगों के पास पैसे ज्यादा हैं, तो आरबीआई इसके लिए अपने सीआरआर में, रेशियो में, सीआरआर का जो रेट होता है उसमें वृद्धि कर देती है। तो ये एसएलआर में, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट संबंधित, इनसे संबंधित दरों में क्या करती है, वृद्धि करती है, जिससे लोगों के पास से अर्थात बैंकों के पास से पैसे आरबीआई के पास है। बैंकों के पास पैसा कहां से जाता है, आरबीआई से जाता है, और लोगों के पास पैसे कहां से जाते हैं, बैंकों से जाते हैं। तो जाहिर सी बात है अगर वो बैंक से पैसा कम कर देगा, बैंक का सीआरआर अगर उसने बढ़ाया तो बैंक को अपना वहां पे कवर करना पड़ता है। अगर 22 लाख आप 4% उसने सीआरआर रखा है, तो सीआरआर वो वैल्यू होती है। सीआरआर थोड़ा सा समझ लीजिए, जैसे सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, ये क्या होता है थोड़ा आप जान लीजिए क्योंकि आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी। सीआरआर का तात्पर्य होता है कि अगर कोई भी बैंक स्थापित होता है तो बैंक को अपनी कुल जमा राशि का 4%, मान लीजिए कि अभी कितना है, 4%, मान लीजिए कि वो एक तरीके से आंकड़े आप देख लीजिएगा, 4% उसे क्या करना पड़ता है, तो वो मान लीजिए कि कहां कर दिया, आरबीआई में जमा करता है। जैसे मान लीजिए कि उसने 100 करोड़ रुपए में कोई बैंक खोला, इस 100 करोड़ रुपए में उसने अगर बैंक कोई खोला तो उसको 4 करोड़ आरबीआई के पास रखना पड़ेगा। ये किस रूप में, कैश, सीआरआर, ये इसका रोज। एसएलआर जो होगा, सिक्योरिटी लिक्विड रेशियो, संवैधानिक तरलता अनुपात जो बोलते हैं इसको, तो ये जो रखता है वो आप वर्तमान में देखिए तो 21% है। तो 21% में उसे स्वर्ण के रूप में या प्रतिभूति के रूप में, सिक्योरिटी के रूप में उसको क्या करना पड़ता है, आरबीआई के पास जमा करना पड़ता है। आप इतने से आप सोच लो कि 21% ये, 4% ये, मतलब टोटल कितना हो गया, 25%। अगर 100 करोड़ रुपए का बैंक खुला है तो 25 करोड़ आरबीआई के पास जाएगा। ठीक, अब अगर मार्केट में पैसा ज्यादा है तभी व्यक्ति लोग उस वस्तु को ज्यादा पैसे देके खरीद रहे हैं, तो वो क्या करता है, आरबीआई इस सीआरआर में वृद्धि कर देता है, और 22 लाख इसने एसएलआर में वृद्धि किया, तो इस बैंक को अपनी कुल जमा राशि का क्या करना पड़ता है, इतना मेंटेन करना पड़ता है, जिससे मार्केट से पैसा आरबीआई के पास आ जाता है और मुद्रा जो लोगों के पास ज्यादा था वो थोड़ा कम हो जाता है।
इससे मुद्रास्फीति पर कंट्रोल किया जा सकता है। ये आरबीआई के कुछ रूल्स साधारण तरीके से और आप चीजों को समझ सकते हैं। जैसे हम बात करें, देखिए आप लोगों ने म्यूचुअल फंड का नाम सुना होगा। म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड क्या है? अगर हम म्यूचुअल फंड की बात करें तो जो म्यूचुअल फंड होता है उसका रूल्स क्या होता है इसको समझिएगा। आप जानते होंगे समाचार के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से, या तो अलग अलग चैनलों के माध्यम से बहुत सारी चीजों को देखते हैं कि लोग कहते हैं कि आप अपना पैसा म्यूचुअल फंड में निवेश करिए। तो म्यूचुअल फंड का रूल्स क्या होता है? देखिए उसमें यह होता है कि जो कोई बैंक है तो वो उसमें जो आप खाता खुलवाते हैं, एक होता है करेंट अकाउंट जिसको हम चालू खाता बोलते हैं, एक होता है सेविंग अकाउंट जिसको हम बचत खाता कहते हैं, और एक होता है आपका फिक्स डिपॉजिट जो आप पैसा फिक्स करते हैं। उन तीनों खातों पर अलग अलग रेट देता है बैंक। लेकिन उस बैंक, अगर आप उस बैंक में म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अपना निवेश कर रहे हैं, तो वो बाइलक आपको कह दिया कि हम आपको 10% ब्याज के रूप में देंगे। अब इस बात को थोड़ा समझ लीजिए। जैसे आप मान लीजिए कि आपने कोई पैसा लगाया, अगर आपने उसमें पैसा बैंक में जमा किया, तो अगर आपने मान लीजिए कि 10,000 रुपए जमा किया, तो वो एक साल बाद आपको कितना मिलेगा? 11,000 रुपए। मतलब इसका जो 10% है ना, वो पर ईयर है। ऐसे हमारे देश के बहुत सारे नागरिक हैं जो अपना पैसा म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं। म्यूचुअल फंड के पास जब पैसा ज्यादा आया, तो पैसा ज्यादा आने से वो क्या करेगा? वो पैसा को वो भी क्या करेगा? निवेश करेगा। निवेश किस माध्यम से करेगा? जैसे आप मान लीजिए उसके पास मार्केट का जानकारी होना चाहिए। जो म्यूचुअल फंड चलाने वाला, जो उसको ऑर्गेनाइज करने वाला है, उसके बाद मार्केट की जानकारी होनी चाहिए कि मार्केट में किस वस्तु की डिमांड है। जैसा आपको मालूम है कि हमारे देश में दिवाली, होली अगर त्योहार बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट किए जाते हैं, तो दिवाली पे बाइलक आप मान लीजिए कि आपकी भी एक हर इच्छा होती है कि हम कुछ नया करें, उस वस्तुओं को नया ले। और एक गरीब परिवार भी ये सोचता है कि कम से कम एक टोकरी, या तो एक्चुअल में देखा जाए तो कोई भी अलग अलग तरीके की कोई वस्तु ले जिससे हम उससे अपना धनतेरस मनाएं। बहुत लोग गाड़ियां लेते हैं। तो जैसे आप मान लीजिए कि एक व्यक्ति जो है वो बाइक बनाता है या शोरूम चलाता है, होंडा शोरूम चलाता है। जैसे अगर कोई भी कंपनी टीवीएस की हो गई, होंडा की हो गई, बजाज की हो गई, तो वो कंपनियां हैं। अब उस कंपनी को ये पता होता है कि जितनी गाड़ियां हम एक साल में नहीं बेचते हैं, उससे ज्यादा गाड़ियों की डिमांड बढ़ती है कब? दिवाली पे। अब आप बताइए कि उसके पास बजट है 100 बाइक बनाने का, और डिमांड इतनी तेजी से उस साल बढ़ी कि लोग 400 बाइक, 500 बाइक तक खरीदने के लिए तैयार है, कि उसको ये मार्केट का पता चल गया कि इतनी बाइक हमारी बिक सकती है। लेकिन उसके सामने एक समस्या है। समस्या क्या है? कि उसके पास बजट नहीं है। अगर उसके पास बजट नहीं है तो जानते क्या करेगी? अब इसी म्यूचुअल फंड वाले से वो क्या करेगी? पैसा लेगी। म्यूचुअल फंड वाला उसको पैसा देगा तो वो अपना रेट रखेगा। अगर उससे मान लीजिए कि वो 15% रेट पर उसको पैसा दे दिया, किसको दिया? किसी गाड़ी बनाने वाली कंपनी को 15% पे जो पैसा दिया ना, वो उसको एक साल के लिए इंटरेस्ट नहीं रखा है, वो केवल मंथली रखता है। क्या रखता है? मंथली। मतलब अब बाइक वाला क्या करेगा? म्यूचुअल फंड से पैसा लेगा, और म्यूचुअल फंड से पैसे लेने के बाद वो बहुत सारी बाइकों को बनाएगा और उस वर्ष बाइक को बेचेगा। बेचने के तुरंत बाद जो म्यूचुअल फंड से पैसा लिया है, उसी पैसे को क्या करेगा? एक्चुअल में अगर देखा जाए तो उस रेट के हिसाब से उसको लौटा देगा। अब आप एक मिनट के लिए थोड़ा सोचिएगा, अगर उसने आपको कितना दे रहा है म्यूचुअल फंड वाला? आपने अगर पैसा लगाया तो 10%, लेकिन एक साल का ब्याज दे रहा है। लेकिन वही आप देखिए वो 15% मंथली दे रहा है किसको? किसी गाड़ी वाली कंपनी को। इससे क्या पता चला आपको पता है? वो 15% ही कमा लिया एक महीने में। अब उसके दिमाग में और आएगा कि इस पैसे से हम और कहां यूज करें।
उसको जैसे शादी विवाह का माहौल हुआ तो सीधा उसका हमला कहाँ होगा, सराफा बाजार। जैसे उसका हमला सराफा बाजार पे होगा ना, अब देखो वहां से क्या होने वाला है। सराफा बाजार में एक चीज ये होगा कि जो भी लोग हैं हमारे शादी विवाह के अवसर पर, सब लोग देखिए रत्न आभूषण वगैरह वगैरह सब कुछ बनवाते हैं, तो वो लोग भी चाहेंगे कि हम अपना पैसा ज्यादा से ज्यादा निवेश करके हम क्या करें, सोने को बनाए और लोगों तक बेच पाए, जिससे कि हम अपने प्रॉफिट ज्यादा कर पाए। लेकिन उनके पास भी पैसे नहीं तो वो भी जाएंगे म्यूचुअल फंड के पास। जब वो जाएंगे म्यूचुअल फंड के पास तो इनको भी वो मान लीजिए 10 से 15% रेट पर किसने क्या किया, पैसा दे दिया। अब जैसे शादी विवाह का समारोह का माहौल खत्म होगा, उसके बाद वो लोग भी क्या करेंगे, इस पैसे को क्या करेंगे, म्यूचुअल फंड वाले को लौटा देंगे। तो इससे उसने क्या किया पता है, यहां से भी 15% लगभग क्या किया, उसने कमा लिया एक महीने में। अब उसके दिमाग में अगला जो बात जाएगी, उसके दिमाग में है कि अब लोगों का रुझान किस तरफ है, लोग अब क्या लेना चाहते हैं। तो उसके हिसाब से वो क्या करेगा, सीधी बात करेगा किधर, किताब और कॉपियों की तरफ, स्कूल बैग्स की तरफ। क्यों, क्योंकि उसको पता है। देखिए आपको यह भी मालूम होगा कि जुलाई महीने में जब हमारे देश में विद्यालय ओपन होते हैं, स्टार्ट होते हैं, तो उस समय हर एक गार्जियन के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आती है कि वो अपने बच्चों के लिए एडमिशन से लेकर, उनके किताब कॉपियों से लेकर, स्टडी मटेरियल से लेकर, बैग्स से लेकर, हर चीज उनको क्या करना पड़ता है, बच्चों को उपलब्ध करवाना पड़ता है। तो उनका खर्चा थोड़ा बढ़ता है। और उसको ये पता है कि जो किताब उताब वाली दुकानें, बड़ी बड़ी दुकानें जो इस किताब को बनाती है, अब उनसे वो मिलेगा कौन, म्यूचुअल फंड वाला। अब उनको क्या करेगा, पैसा प्रोवाइड करेगा, क्योंकि उनको ऑटोमेटिक इतना ज्यादा बनाना है। क्योंकि आपको पता है कि एक बार जो किताब कॉपियां खरीदी जाती है जुलाई में, उसके बाद वर्ष भर अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा नहीं, थोड़े बहुत ही जरूरतें पड़ती है। एक दो रफ, चार रफ हो गए, बाकी आपको कुछ रजिस्टर हो गए, कुछ पेन हो गए, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा उसकी बिक्री होती है। तो उस हिसाब से म्यूचुअल फंड वाला अब पैसा अपना निवेश कहां करने जा रहा है, किताब कॉपियों के ऊपर। अब वहां से क्या करेगा, एक महीने में उसने क्या किया, 15% वहां से निकाल लिया। ऐसे करके करते करते आपको पता है कि म्यूचुअल फंड वाला लगभग लगभग 65 से 70% वो क्या किया, रेट कमा लिया आप ही के पैसे से। हम लोगों ने जो पैसा म्यूचुअल फंड में लगाया था, क्योंकि हमको ब्याज वो क्या देगा, एक साल बाद देगा, लेकिन वहां से उसने क्या किया, उतने सारे पैसे को स्टोर कर लिया। अब वो आपको 10% दे देगा, बाकी 50 से 55% वो उसका हो गया। अब आपके मन में एक प्रश्न बन रहा होगा, ये तो बहुत बढ़िया धंधा है, ऐसा हम करें तो बहुत ही ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। देखिए जितना आसान आपको दिखता है, और आप चीज जानते होंगे, हाई रिस्क टू हाई प्रॉफिट, लो रिस्क लो प्रॉफिट। वो इतना बड़ा रिस्क ले रहा है, इतना पैसा वो लगा रहा है, अगर उसने पैसा नहीं दिया, आप तो बैंक के ऊपर चढ़ जाओगे लेने के लिए कि हमारा पैसा तुम दो, लेकिन उसे मार्केट की जानकारी है, उसे पैसा निकालना है और उसे पैसा देना है। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बैंक हैं, एक ही बैंक नहीं है, आपको पता होगा। आप अगर म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं, LIC में लगाते हैं, तो LIC का अलग रूल्स है, उसके रेट अलग है, एक्सिस बैंक का अलग है, हर बैंक का अपना अपना अलग होता है। तो उस हिसाब से वो जो मैनेजर उसका होता है, उसको जानकारी काफी अच्छी होती है, वो रिस्क अच्छा लेता है, इसलिए अच्छा प्रॉफिट कमाता है। आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि इसको बताने का क्या मतलब है। इसको बताने का मतलब यहां ये है कि एक तो ये करते हैं, एक इनसे फायदा ये है कि जिस हिसाब से हमारे देश में पब्लिक की डिमांड बढ़ती है, उस पब्लिक के डिमांड के हिसाब से अगर हम देखें तो ये उत्पादन करके इन्फ्लेशन को कम कर देते हैं। आप सोचिए, अगर बाइक बनाने वाली एक ही कंपनी हो तो कितना हाई रेट रखेगी। आप जाएंगे, बोलेगा कि भाई देखिए बुकिंग चल रही है, आप इतने पैसे जमा करिए तभी आपको मिल सकती है बाइक, और इतने समय बाद आप आइए, इतने रुपए में हम आपको देंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, प्रतिस्पर्धा भी है, बहुत सारी गाड़ियां हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं, तो इसलिए उसको उत्पादन करना पड़ता है। और जब वो उत्पादन करेगा तो जाहिर सी बात है, ज्यादा उत्पादन होगा, जिस हिसाब से डिमांड होगी, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो लोग क्या करेंगे, उसकी जितनी कीमत है उतना ही क्या करेंगे, उसको चुकता कर कर
उस बाइक को या उस रत्नाभूषण को या तो कह सकते उस किताब को परचेस कर सकते। आप एक चीज सोचिएगा, मार्केट में वस्तु कम है, अगर कोई भी किताब है 10 रुपए की मिल रही है या कोई भी कॉपी हो गई 15 रुपए की मिल रही है, लेकिन वो कॉपी कम आ रही है। अब वो कॉपी कम आ रही है तो उसका दुकानदार फायदा उठा लेता है, उसी कॉपी को 15 रुपए से 20 रुपए में बेचेगा। अगर आपके पास पैसे उपलब्ध हैं तो आप 20 रुपए में खरीदते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, 15 रुपए वस्तु के रेट को आप कितने में खरीद रहे हैं, 20 रुपए में खरीद रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है, हम उसमें इन्फ्लेशन को बढ़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि 5 रुपए हमने उस इन्फ्लेशन को बढ़ा दिया। उसकी कीमत कितनी थी, 15 रुपए, लेकिन हमने उसको दिया कितना, 20 रुपए। दिया क्यों, जेब गर्म था, पैसा आपके पास है, तभी आप उसको क्या दे रहे हैं, 20 रुपए दे रहे हैं। तो आरबीआई क्या करती है, यही मेथड लगाती है जो आपने आपको पीछे बताया कि सीआरआर बढ़ाएगी, एसएलआर बढ़ाती है, रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट में संबंधित क्या करती है, बदलाव करती है, जिससे बैंकों के पास से पैसे आरबीआई के पास जाते हैं। और वो पैसा आया हमारे पास कहां से, बैंकों के माध्यम से। इसलिए उसमें क्या होता है, मार्केट से मुद्रा को कम कर मुद्रास्फीति को एक तरीके से इसको रोकने का काम कौन करता है, आरबीआई। और हमारे देश में जो कंपनियां हैं वो प्रोडक्शन को बढ़ाकर इन्फ्लेशन को क्या कर देती हैं, कम कर देती हैं। अगर आप ही बताइए, यहाँ पे उत्पादन भी बढ़ता जाए, जिस हिसाब से जनसंख्या बढ़ रही है, तो इन्फ्लेशन की समस्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जैसे जैसे लोगों की डिमांड बढ़ती है उसी हिसाब से वो क्या करता है, उत्पादन को उसी हिसाब से अगर होता रहा, उत्पादन थोड़ा कम या उसके समान अगर होता रहा, तो इन्फ्लेशन क्या हो सकता है, कम हो सकता है। तो हमारे देश की जो कंपनियां हैं उनकी बहुत ही बड़ी भूमिका मान सकते हैं हम कि वो इन्फ्लेशन को क्या करती हैं, कम करती है। ठीक है, जैसे आप अभी कुछ समय पहले देखे होंगे, हमारे देश में दाल की कीमत बहुत तेजी से बढ़ रही थी। दाल की कीमत बहुत ही तेजी से बढ़ रही थी, तो ये एक समस्या, बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी, बहुत बड़ी समस्या बन गई थी। दाल इसलिए समस्या बनी क्योंकि आपको पता है कि दाल प्रोटीन का बहुत ही अच्छा स्रोत है। अगर दाल प्रोटीन का अच्छा स्रोत है तो प्रोटीन के और भी कई स्रोत हैं, लेकिन हम दाल पे ही क्यों आते हैं? दाल पे आने का एक रीजन ये है कि हमारे देश में जो गरीब भाई हैं, जो डेली की सब्जी नहीं खा सकते, डेली का भोजन में यूज नहीं कर सकते अगर वह बहुत तरीके की, तो दाल को लेकर उसमें थोड़ी सी पानी की मात्रा को बढ़ाकर अपने परिवार का भरण पोषण कर लेते। लेकिन अगर इस स्थिति में दाल बढ़ती जाए, उसकी कीमत में निरंतर तरीके से अगर वृद्धि होता जाए, तो उस गरीब परिवार को अपने घर का भरण पोषण करने में बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। ये समस्या हमारे देश में कुछ समय पहले आई थी, और ये जो समस्या आई, इससे प्रॉब्लम ये क्रिएट हुआ कि हमारे देश के कुछ ऐसे जमाखोर लोग थे कि उन्होंने मार्केट से पूरे दाल को ही क्या किया, स्टोर कर लिया। अब आप एक चीज बताइए कि जब दाल को ही पूरा स्टोर कर लिया, तो स्टोर करने के बाद जानते क्या हुआ, अब लोग, पब्लिक की डिमांड बढ़ी, क्योंकि पब्लिक तो यही चाहेगी कि हमको दाल मिले। मार्केट में दाल कम है, तो जब वैसे जैसे मार्केट में दाल कम हुई, तो उस दाल के कम होने से क्या हुआ, उसका मूल्य बढ़ता गया। और जब उसका मूल्य बढ़ता गया, तो लोग जो कीमत अदा करनी थी उससे ज्यादा कीमत उस पर अदा करने लगे, ज्यादा पैसा देने लगे। लेकिन वो लोग दे सकते हैं जो कि उसके लिए क्या है, एक्चुअल में देखा जाए तो कहीं ना कहीं वो सक्षम है और उस पैसे को वो उतना खर्च कर सकते। लेकिन आप एक मिनट की थोड़ा सोचिएगा, जिस घर की परिवार में एक ही व्यक्ति कमाने वाला हो और उसके घर का जो मुखिया वो 350 रुपए ही कमा पाता हो दिन का, और उस स्थिति में 150 से 250 रुपए किलो अगर दाल पहुंच जाए, तो उस व्यक्ति के लिए बहुत बड़ी समस्या है। दूसरे हिसाब से अगर देखें तो एक परिवार की जो बाकी अच्छी इनकम है उसके लिए दाल बहुत बड़ी समस्या नहीं है। लेकिन आज आपको पता होगा कि हमारे देश में 39% से ज्यादा, सरकार तो सही बताती नहीं कि गरीब कितने हैं, लेकिन 39% से कहीं ना कहीं ज्यादा लोग हमारे देश में गरीब हैं। तो आप इतना आंकड़ा लगा सकते हैं कि दाल कितनी बड़ी समस्या हुई। तो ये जो जमाखोर थे वो धीरे 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 दाल निकालते थे, उसकी प्राइस को बढ़ाते थे, ऐसे करके प्राइस बहुत ज्यादा हो गया। तो सरकार को ये समस्या समझ में आया कि आखिर में तो हमने दाल का उत्पादन इस वर्ष बहुत अच्छा किया था, फिर भी दाल कितनी तेजी से खपत हो रही कि इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है और इसका मूल्य बढ़ता जा रहा है।
तो इसकी पड़ताल करने के बाद उसको ये पता चला कि कहीं ना कहीं ये जमाखोरी की समस्या है, इसलिए सरकार ने दाल को मार्केट प्राइस से छोड़कर हटाकर उसको अपने सहकारी समिति के माध्यम से उसको स्टोर किया। अब सरकार दाल का क्या करती है, निकालती है, उस हिसाब से दाल को बेचा जाता है और जिससे कि उसके रेट में आप देखें तो धीरे धीरे कमी आ गई। क्योंकि दाल को अगर देखा जाए, देखिए बहुत सारे लोग हैं एक जो जिनके जीवन स्तर काफी अच्छे हैं, जो कि अपने जीवन सही से जी रहे हैं, तो उन लोगों के लिए वो बहुत बहुत बड़ा इशू नहीं था। लेकिन आप देखे होंगे कुछ लोग होते हैं, बड़े लोग होते हैं, वो पूरी उनको थाली सजा के चाहिए, दाल सब्जी रोटी चावल सलाद चटनी वगैरह वगैरह बहुत सारे। मतलब ये एक फैशन है, जबकि वो पूरा भोजन करते नहीं, छोड़ देते हैं। और मैं आपको यहां तक बता दूं, ये इतना बड़ा हमारे देश में फैशन बन चुका है। अगर आप किसी 5 स्टार या 2 स्टार होटल में जाते हैं, अगर आप होटल में जाते भी हैं, अगर पूरा भोजन कर भी लेते हैं, तो ये भी बहुत बड़ी बदनामी होती है। आपको ये भी मालूम होना चाहिए, और जो कि बहुत ही बड़ी गलती है। अगर आप पूरी थाली खा गए तो लोग हंसते हैं, जो कि बहुत बड़ी गलती। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। आप किसी के घर गए, पूरा भोजन कर लिए, पूरी चाय पी लिए, कुछ लोग तो चाय छोड़ देते हैं, तो ये लोग मानते हैं कि मतलब बेइज्जती समझ में उनको आती। लेकिन ये मैं आपसे आग्रह करता हूं, ऐसा बिल्कुल ना सोचें, क्योंकि ये जो फैशन है ना, वह अगर कभी गरीबी को आप देखिएगा, समझिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि क्या फैशन है कि हमारे जीवन के लिए वही छोड़ा हुआ भोजन किसी के लिए कितनी जरूरतमंद हो सकता है, किसी की जरूरतों को पूर्ण कर सकता है। ठीक है, तो वो एक फैशन के तौर पर देखते हैं। लेकिन यहां पे हमको समस्या क्या थी कि जैसे जैसे दाल स्टोर होने लगते थे तो समस्या क्रिएट हुई। लेकिन सरकार ने इस पर काफी अच्छा काम किया और उसके बाद देखिए दाल की कीमत कम हुई, जिससे गरीब परिवार अपना भरण पोषण अच्छे से कर ले रहे। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि कहीं ना कहीं जैसे जैसे हमारी संख्या तो बढ़ रही है, लेकिन अपनी संख्या के हिसाब से अगर हम उत्पादन को भी मेंटेन करते जाए तो इसके मूल्य में वृद्धि नहीं होगी। अगर इसके मूल्य में वृद्धि नहीं होगी तो जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं अगर हम इसको समझ सकते हैं तो इससे इन्फ्लेशन हमारा कम होगा। फिर एक बात आपको बताते हैं, समझ लीजिए थोड़ा, इन्फ्लेशन कैसे पॉजिटिव या निगेटिव होता है। जैसे मान लीजिए कि बहुत सारी वस्तुएं हैं, आप कुछ वस्तुओं को ले लीजिए। अगर कुछ वस्तुओं को ले लीजिए, जैसे मान लीजिए कि ये 15 रुपए की वस्तु है, कोई भी वस्तु हो सकती है, ये 10 रुपए की वस्तु है, ये 20 रुपए की वस्तु है, ये 35 रुपए की वस्तु है, ये 40 रुपए की वस्तु है, ये 50, ये 60 और ये 75। अगर ये वस्तु अगर मार्केट में कम होगी तो लोग इसको अगर ज्यादा खरीदेंगे तो इसकी डिमांड बढ़ जाएगी, तो इसका रेट बढ़ा देगा लोग। तो रेट अगर बढ़ाते लोग तो ये 5 रुपए अगर बढ़ा दिए तो 20 रुपए की हो गई। अगर ये वस्तु ज्यादा है तो इसका रेट कम कर दिए, नहीं बिक रही तो लोग इसको 8 रुपए में 5 रुपए में भी दे सकते हैं। इसको मान लो कि 20 रुपए की वस्तु तो इसको बढ़कर 25 रुपए हो गई। अगर इसकी डिमांड बढ़ी तो खरीदने वाले ज्यादा, इस वस्तु कम है। इस हिसाब से वस्तुओं में पॉजिटिव निगेटिव होता है। और सभी चीजों को, सभी वस्तुओं को अगर हम जोड़ दें और जोड़ने के बाद अगर वो प्लस में आए तो हम बोलते हैं कि हमारा इतना % का इन्फ्लेशन हुआ। अगर वो निगेटिव में आता है तो हम कहते हैं हमारा इन्फ्लेशन इतना % कम हो। तो वर्तमान में भारत का जो मुद्रा, जो हमारा स्फीति है, वो इन्फ्लेशन कितना है तो याद रखिएगा 6.58%। और ये आपका बदलता भी रहता है। ये क्या होता है, बदलता भी रहता है। भारत में जो 2013 का दौर था, उस 2013 के दौर में भारत का जो इन्फ्लेशन रहा वो 11% तक पहुंच चुका था। मतलब जो हम 100 रुपए का नोट लिए थे वो वर्तमान के हिसाब से अगर देखा जाए तो वो 89 रुपए हो चुका था, जो कि हमको दिख नहीं रहा। और वर्तमान में अगर हमारे पास जो 100 रुपए का नोट होगा ना, वो कितना होगा, 6.58 है। तो इतने रुपए आप 100 रुपए में से घटा दीजिए और वही 100 रुपए की इसमें वास्तविक मूल्य है। ये होता है आपका इन्फ्लेशन। ठीक है, तो ये चीजें मैंने आपको समझा दिया। और एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जो भी आपको क्लास में दे रहा हूं, उस क्लास को आप पहले एक बार अच्छे से पूरे वीडियो को आप देखिएगा।
क्योंकि देखिए जब तक आप पूरा चीजों को नहीं समझेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। और मैं कोशिश यही करूंगा कि अगर आप एक बार इस चीज को देख लिए तो आपको शायद ये न भूले। और बहुत ही मैं आसान भाषा में आपको बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए किसी चीज को समझना बहुत जरूरी होता है। इसको मैं चाहता तो आपको 2 मिनट में भी समझा सकता था, लेकिन वो मैं नहीं चाहता कि मैं किताबी भाषा में बोलूं जिससे कि आपको थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़े। तो ये इतना जान लीजिए कि जो मुद्रास्फीति होती है, मुद्रास्फीति का तात्पर्य होता है कि बाजार में उपलब्ध वस्तुओं की मात्रा की तुलना में लोगों के पास मुद्रा का ज्यादा हो जाना। जब लोगों के पास मुद्रा ज्यादा रहेगा तो वो 10 रुपए की वस्तु 12 रुपए में खरीदेंगे। क्यों खरीदेंगे? क्योंकि उसको खरीदने की होड़ मचेगी। तो वही क्या होता है? इन्फ्लेशन। जो हम अतिरिक्त पैसा किसी वस्तु पर इन्वेस्ट करते हैं वो होता है इन्फ्लेशन, और इन्फ्लेशन हमको दिखता नहीं है। और वर्तमान का इन्फ्लेशन रेट कितना है? 6.58%। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।